नमस्कार। आपका बर्थ डिटेल 14 जून 1992, समय 13:13 यानी दोपहर के 1:13 पर आपका जन्म हुआ। कन्या लगन की ये कुंडली है और वृश्चिक राशि है आपके जन्म की। लगन कन्या, लगन के मालिक बुध हैं। राशि वृश्चिक राशि है। चंद्रमा यहाँ 8 नंबर में वृश्चिक राशि में 19 डिग्री 35 मिनट कर होकर बैठे हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र के पहले चरण में आपका जन्म हुआ है, जिसको कहा जाता है कि बच्चा मूलों में पैदा हुआ। पूर्णमासी के आसपास का आपका जन्म है। राशि के जो मालिक हैं वो मंगल है। लगन कन्या लगन काल पुरुष का छठा घर का लगन कहलाता है। जब कन्या लगन की बात करते हैं तो ये एक पृथ्वी तत्व का लगन है। ऐसे लोगों के भीतर बिजनेस करने की क्षमताएं होती हैं, अच्छी समझ होती है। थोड़ा सा लाइफ में देरी से स्टार्ट होता है इनका इंजन, यानी कह सकते हैं प्रोग्रेस जो शुरू होती है वो थोड़ा डिले शुरू होती है, लेकिन ये अपने आप में बहुत मेहनती और अच्छा लगन है। स्वयं के बल पर कुछ अच्छा करने में ये लोग सक्षम होते हैं। लगन का मालिक बुध दशम भाव में, लग्नेश का दशम में जाना या दशमेश का दशम में होना व्यक्ति को वर्कहोलिक बनाता है, यानी व्यक्ति कर्म करने वाला है, कर्म प्रिय होता है, कार्य करके जीवन में तरक्की प्राप्त करता है। बुद्ध का मतलब होता है बुद्धि, ज्ञान, लॉजिक, तर्क, वाणिज्य, व्यापार की समझ होना, क्योंकि बुद्ध स्वराशि में भद्र नामक महापुरुष योग बनाता है। साथ में राहु केतु एक्सेस है। जब बुध ग्रह पर राहु केतु एक्सेस पड़ जाता है तो ये बुद्धि को कुछ कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा चालाक बना देता है। आपको इस चीज़ से अवश्य बचना चाहिए कि आपकी बुद्धि कुबुद्धि में ना बदले, यानी जीवन में बोलने से पहले, बातचीत करने से पहले, अपने मुंह से बात निकालने से पहले या निर्णय लेने से पहले किसी व्यक्ति विशेष से सलाह लेनी आवश्यक है। चंद्रमा यहाँ तीसरे घर में बैठे हैं। एकादश का मालिक चंद्रमा तीसरे घर में। लाभ प्राप्ति के लिए छोटी और बड़ी यात्राएं जीवन में चंद्रमा की दशा अंतर्दशा में अवश्य करनी पड़ेंगी, और जीवन में जब भी चंद्रमा की दशाएं आएंगी तो आपको मानसिक परेशानी का सामना या टेंशन्स का सामना अवश्य करना पड़ेगा, क्योंकि आपका चंद्रमा नवांश कुंडली में राहु केतु एक्सेस पे गया है और मंगल की 8वीं दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ती है, जो कि यहाँ दर्शा रही है कि ये एक तनाव का कॉम्बिनेशन भी है। पंचमेश पंचम में हो, शनि जैसा ग्रह बुद्धि के लिए ठीक है, एजुकेशन के लिए ठीक है, कैचिंग पावर के लिए ठीक है, लेकिन संतान प्राप्ति के लिए इसको अच्छा योग नहीं माना गया, क्योंकि पंचम में शनि जैसा ग्रह जो किसी भी कार्य में देरी दे सकता है, साथ ही साथ वक्री भी है, यानी संतान प्राप्ति में देरी। और शनि की दशा अंतर्दशा जीवन में कभी आए तो आपको अपने निर्णयों से लॉस होने की संभावना भी दिखती है। इसमें कहते हैं बुद्धि का जब ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो जाए तो वो आपको नुकसान देता है। बस इतना ही ये असावधानी वाली स्थितियाँ दिख रही हैं। मंगल अष्टम भाव में, पहला रूल है अष्टम भाव में मंगल हो तो व्यक्ति मांगलिक होता है। कुछ लोग कहते हैं अपनी राशि में हो, उच्च का हो तो मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। थोड़ी देर के लिए आप भूल जाते हैं मांगलिक दोष वाली बात। थोड़ी देर के लिए सोचें कि मंगल बैठा है 8वें घर में, तो मंगल अपने कारकत्वों का तो रिजल्ट देगा। जब 8वें घर में मंगल बैठेगा तो मांगलिक दोष बनाएगा, पहली बात। दूसरा, मंगल और शनि दोनों का प्रभाव सेकंड हाउस पर, यानी पैसा तो ये प्लेनेट देने के लिए सक्षम है, पैतृक संपत्ति का लाभ भी देगा, घर परिवार से मजबूती भी देगा, लेकिन वाणी पर संयम रखना होगा। बातों से ही जीवन में सब कुछ चलता है, और व्यवसाय तो एक ऐसी धुरी है, अगर आपका बोलचाल का तरीका ठीक नहीं होगा तो आप जीवन में हानि कर लेंगे। तो वैसा ये योग यहाँ दिखाई दे रहा है। जब शनि और मंगल दो अशुभ ग्रह धन भाव को देखें तो व्यर्थ खर्च से बचना चाहिए, आर्थिक झंझटों से बचना चाहिए। कहीं भी बड़ा इन्वेस्टमेंट खर्च करने से पहले सलाह अवश्य लें, नहीं तो नुकसान होगा। बृहस्पति चतुर्थेश और सप्तमेश है। चौथे घर का मालिक चौथे घर में राहु और मालिक बैठा द्वादश भाव में, यानी व्यक्ति अपने जीवन में घर के सुख में कमी महसूस करेगा। इसका दूसरा तात्पर्य है जन्म स्थान से दूर जाकर कार्य करना, दूर स्थानों से जुड़कर काम करना, या कभी कभी बहुत दूर या विदेश में जाने का भी योग बनता है। और बृहस्पति जब चौथे भाव को वापस देखे तो स्वयं के बल पर भूमि जमीन जायदाद भी व्यक्ति एकत्रित कर लेता है।
अब सप्तमेश होके द्वादश में पहुंच गया बृहस्पति, विवाह स्थान का मालिक 12वें घर में पहुँचे। लड़की जन्म स्थान से बहुत दूर की रहने वाली होती है, यानी व्यक्ति का जो विवाह होता है भले ही वो उनके आसपास रह रहे हों, लेकिन जो पैदाइश होगी लड़की की वो कहीं काफ़ी दूर होगी आपके स्थान से। और विवाह का जो कारक शुक्र है, जो कि 9th लॉर्ड भी है, भाग्य स्थान का मालिक, विवाह का कारक शुक्र, ब्यूटी ऑफ मैरिज देने वाला प्लैनेट शुक्र, सूर्य से कंप्लीट अस्त, जिसे कहते हैं पूर्ण अस्त, 29 डिग्री 44 मिनट का सूर्य, 29 डिग्री 54 मिनट का शुक्र, और इसको कंप्लीट अस्त करा। जब शुक्र अस्त होता है, भाग्य स्थान का मालिक है, भाग्य को उजागर करने में प्रॉब्लम, भाग्य को जगाने में प्रॉब्लम, विवाह के सुख में परेशानी, मेल हार्मोन्स की प्रॉब्लम, क्योंकि कंप्लीट शुक्र दिखने में व्यक्ति स्वस्थ है, सेक्सुअल टाइप्स पे देखें तो भी स्वस्थ है, लेकिन उसके भीतर जो हार्मोन्स हैं, उसका जो बीज है वो कमज़ोर पड़ जाता है, जिसके कारण आपको जीवन में संतान प्राप्ति में भी समस्या आ सकती है। इसको कह सकते हैं स्पर्म का कमज़ोर होना, या टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन्स होता है उसकी कमज़ोरी। तो उसका आप समय समय पर टेस्ट कराते रहें, और उससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसका सलूशन आसानी से हो जाता है। सप्तांश कुंडली में भी सूर्य शुक्र एक साथ हैं, जो कि संतान के लिए देखी जाती है। इसलिए पत्नी जो भी आने वाली हो उसकी कुंडली में संतान का योग अवश्य चेक कराएं। तो सूर्य शुक्र का ये संयोग अच्छा नहीं। द्वादशेश होकर सूर्य ने जब शुक्र को अस्त करा हो तो भाग्य को जगाने के लिए व्यक्ति बहुत एफर्ट्स करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी द्वारा किए गए एफर्ट्स कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि शुक्र अस्त है। इसलिए अब शुक्र अस्त में प्रॉब्लम क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि शुक्र की दशा आपको चल रही है। शुक्र की महादशा आपको काफ़ी लंबे समय से है और 2032 तक चलेगी, यानी 12 से शुरू हुई है, 32 तक चलेगी, 20 साल की महादशा। शुक्र नवांश कुंडली में फिर से सूर्य के साथ, और इस बार ये शुक्र नीच का हो गया। तो ये फिर एक और प्रॉब्लम यहाँ बढ़ गई कि यहाँ पर ग्रह तो बल ज़्यादा नहीं मिला और यहाँ भी बलहीन हो गया। अब जब ग्रह इस प्रकार का हो, बलहीन हो, अच्छी बात यह है कि यहाँ भी त्रिकोण में बैठा है, यहाँ भी त्रिकोण में बैठा है, यहाँ भी अच्छे स्थान में बैठा है, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सपोर्ट अवश्य है। 9th हाउस फादर का है, ज़्यादा अच्छी बात, पिता के साथ जुड़कर काम करो, पिता के कार्यों में हस्तक्षेप दो, पिता से सलाह लेके काम करो, पिता के साथ ही काम करो तो ज़्यादा अच्छा आपके साथ रहेगा। पिता से मतभेद करने से बचो। सवाल नेम फेम फर्दर मनी कैसा रहेगा। देखिए, नेम फेम के लिए नेम फेम वाली दशाओं का होना बहुत ज़रूरी है, और अभी कोई नेम फेम की दशा अभी भी या आने वाले लगभग 10-12 साल तक नहीं दिखाई दे रही है। पैसे के हिसाब से देखें तो आपकी कुंडली में खुद अपने आप में एक राजयोग ऐसे बने हुए हैं जो ईश्वर कृपा से आपको पैसे की कमी नहीं होने देंगे, और आप स्वयं के बल पर भी पैसा कमाएंगे। बस प्रॉब्लम ये रहेगी कि पैसा कमाने में अधिक प्रयास करने पड़ेंगे। नहीं तो पैसे के हिसाब से कोई चार्ट में कमी नहीं है, जीवन में ऐसा कभी नहीं आएगा आपके सामने कि पैसे के कारण मेरा कोई काम रुक गया। लाइफ का गोल्डन पीरियड कब शुरू होगा? मेरे हिसाब से स्टार्टिंग पॉइंट चल रहा है और 2022 से गोल्डन पीरियड आपका शुरू होगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, जब 2022 ख़त्म हो जाएगा शुक्र में बृहस्पति और 2023 शुरू हो जाएगा। बृहस्पति 12वें घर में बैठा है और बृहस्पति यहाँ तीसरे घर में दशमांश में। आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा स्थान परिवर्तन होने वाला है। हो सकता है वो अभी भी आपके दिमाग में चल रहा हो, तो अभी भी आप उसके लिए कोई स्थान बदल लें या कहीं दूर से काम करना शुरू कर दें, अन्यथा आगे तो अवश्य ऐसा होगा ही होगा, और स्थान परिवर्तन करके आप जीवन में तरक्की प्राप्त करेंगे। क्या बिजनेस करना सही रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा, नो डाउट। आपका हॉरोस्कोप बिजनेस वाला हॉरोस्कोप है, पिताजी के साथ मिलकर करेंगे तो ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे। लाइफ में फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहेगी? ठीक रहेगी, कोई प्रॉब्लम वाली ऐसी बात नहीं है। कुंडली के अंदर कुछ समस्या है जिनको आपको ठीक करना है। जैसे अगर इस कुंडली का एकमात्र प्लैनेट शुक्र ठीक हो जाए तो आपके जीवन के वारे न्यारे हो जाएंगे। थोड़ा सा दशाओं पे बात करता हूँ वर्तमान में कि नवंबर 19 से नवंबर 22 शुक्र में राहु की दशा, राहु में शुक्र हो या शुक्र में राहु हो, उस 3 वर्ष की दशा काल में जीवन में उठापटक अवश्य होती है।
यहाँ राहु चौथे घर में, राहु और शुक्र एक दूसरे से 6-8 के एक्सेस पर बैठे हैं। पहली बात, शुक्र अस्त हैं। दूसरी बात, राहु बृहस्पति की राशि में, बृहस्पति ऑलरेडी 12th हाउस में, यानी मन के अंदर विचार जरूर आएगा कि कहीं दूर जाकर काम करना शुरू करें। अब दशमांश कुंडली जो कि प्रोफेशनल लाइफ के लिए जानी जाती है, शुक्र लगन में है, नीच के सूर्य के साथ हैं, लेकिन राहु पंचम में। अब मैंने आपको कहा था कि जीवन में कभी भी शनि की अंतर्दशा आए तो आपको सावधान रहना है, बुद्धि का कम से कम इस्तेमाल करें। राहु यहाँ शनि की राशि में, और शनि कहाँ पहुँचा? अष्टम भाव में। अब ऐसे समय में जब शनि मंगल जैसे दो ग्रह दशमांश कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए हों और दोनों प्लैनेट देख रहे हों आपके धन भाव को, आर्थिक संकट अपने ऊपर आने नहीं देना है। गलत इन्वेस्टमेंट से बचना है। जो भी बड़ा डिसीजन लेना है वो सलाह करके ही लेना है, कि अच्छी तरीके से ठोक बजा के मैं यहाँ पैसा लगा रहा हूँ, इसका ये फ़ायदा, इसका ये नुकसान। बोलचाल में भी संयम रखना है, वाणी पर भी संयम रखना है, सभी प्रकार से आपको शुक्र राहु में, क्योंकि शुक्र राहु नवंबर 22 तक है। और मैंने बहुत देखा है व्यक्ति को उस दशा भुक्ति काल में एक तगड़ा झटका अवश्य लगता है, तो वो उस एक तगड़े झटके से आपको यहाँ बचना होगा, क्योंकि ये दशा आपको चलती हुई बहुत अच्छी दिखाई देगी कि हाँ भाई ठीक है, काम भी हो रहा है, पैसा भी आ रहा है, फ़ायदा भी है। एक तो जद्दोजहद करके पैसा आएगा, यानी टफ स्थिति है पैसा आने की। और कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति ने 20 लाख कमाया, फिर दोबारा लगा दिया, फिर 20 लाख कमाया, उसको लगा भी बहुत अच्छा चल रहा है, तो एक साथ 50 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो 50 में क्या है, 25 वापस आ गया, 25 अटक गया। इसको कहते हैं तगड़ा झटका। या कोई माल खरीद लिया, वो बिक नहीं रहा, उसकी प्रॉब्लम है। तो बहुत समझदारी से आपको शुक्र राहु तक चलाना होगा, नवंबर 22 तक। ऐसे समय में यदि आपको कहीं दूर स्थान से जुड़ने का मौका मिले तो आप जुड़िए, काम करिए, यात्राएं करिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट पर खास तौर पर ध्यान दीजिए, सलाह लेकर काम कीजिए। अब इन सब को ठीक करने के लिए क्या है, जब शुक्र की इतनी खराब हालत हो तो सबसे पहले तो ओपल पहनना आवश्यक है। डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल, एक अच्छी क्वालिटी का, आपको सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में पहनना होगा। थोड़ा सा हैवी ही पहनिएगा, 12 से 13 रत्ती का। एक बात। दूसरा, रोजाना की पूजा में सबसे पहले करेंगे आप देवी कवच का पाठ। मैं आपको देवी कवच का लिंक दे दूंगा, आप उसके साथ साथ पढ़ सकते हैं, उसके साथ साथ बोल सकते हैं और उसको सुन भी सकते हैं। तो देवी कवच का पाठ आपको नित्य करना है, ओपल आपको धारण करना है, सलाह लेके आपको काम करना है, सूर्य देव को रोजाना जल देना है। पन्ना भी आप पहन सकते हैं, लेकिन पहली प्रायोरिटी यहाँ शुक्र के ओपल की ही है। सूर्य देव को आप जल देना है। और शुक्रवार माता रानी के मंदिर में बर्फ़ी का प्रसाद लेके जाना है और अपने हाथ से माता रानी को भोग लगाकर वहाँ बैठना है। और अगर वहीं पर बैठकर देवी कवच का पाठ हो जाए तो आनंद ही आ जाएगा। फिर तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। पूजा आपको ज़्यादा नहीं बताई, सिर्फ एक पूजा बताई है, उसकी रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। अगर रेगुलरिटी नहीं मिलेगी तो आप परेशान ही रहेंगे, फिर अलग अलग लोगों से अपना मत लेते फिरेंगे कि मेरे बारे में बता दो, ये कर लो, वो कर लो। जबकि रेमेडी एक ऐसी चीज़ होती है, 2 महीने कुछ रिजल्ट हैं, 4 महीने में कुछ रिजल्ट, 6 महीने में कुछ रिजल्ट, 1 साल में कुछ रिजल्ट, हर बार इसका रिजल्ट पॉजिटिव होता चला जाएगा। तो ये उपाय आप निरंतरता से कीजिएगा और बड़े संयम से चलना है अभी आपको 2 वर्ष। नमस्कार।